हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। चलिए हम लोग देख रहे थे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, पिछले क्लास में आपको कुछ बताए थे कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर का ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड से क्या एडवांटेज था, क्या उसका डिसएडवांटेज था और वर्किंग स्ट्रेस मेथड कब आया, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एजम्पशंस क्या बोलता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस WSM मेथड का एजम्पशंस बताइए कि एजम्पशंस क्या क्या लिया गया था। अब एजम्पशंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का डिजाइन कर रहे हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसका जो भी सेक्शन है उस सेक्शन पे कुछ एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में चीज़ को लिया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, एजम्पशंस कहलाता है। जैसे आपका कि किस टाइप के मटेरियल्स का यूज किया गया, उसमें कौन कौन से नेचर को देखा गया, तो ये सब क्या कहलाता है, बेसिक एजम्पशंस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका एजम्पशंस है वो एजम्पशंस आपका WSM में यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कौन कौन से एजम्पशंस को एडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, एजम्पशंस देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे डिजाइन पे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एजम्पशंस क्या बोलता है। तो एजम्पशंस देखिएगा, ये आपका लेक्चर नंबर 4 होगा, ये आपका लेक्चर नंबर 4 होगा। तो आइए एजम्पशंस की बात करते हैं। तो देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एजम्पशंस ऑफ WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड का आपका क्या है, एजम्पशंस। ठीक है, तो एजम्पशंस में देखिए सबसे पहला जो एजम्पशंस है, पहला एजम्पशंस क्या कर रहा है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, देखिए प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन यानी जो प्लेन सेक्शन है वो फिर से प्लेन रहेगा बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो प्लेन सेक्शन है वो प्लेन ही रहेगा बेंडिंग से पहले भी और बेंडिंग के बाद भी। अब क्या कहा सर, समझ में नहीं आया। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग एट एनी क्रॉस सेक्शन, एट एनी क्रॉस सेक्शन। अब इसको समझिए, जैसे ये मेरा बीम है, ठीक है, ये मेरा बीम है, ये मेरा बीम है। बिफोर बेंडिंग देखें कहीं पे भी सेक्शन काटेंगे, ये सेक्शन हो गया। आफ्टर बेंडिंग अगर देखें, आफ्टर बेंडिंग क्या होगा, बीम इस तरह से कुछ होगा। आफ्टर बेंडिंग आपका बीम इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये क्या है, बिफोर बेंडिंग यानी बेंडिंग होने से पहले। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आपका ये क्या है, आफ्टर बेंडिंग। ये क्या है आपका, आफ्टर बेंडिंग। तो पहला एजम्पशंस क्या कह रहा है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग एट एनी क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है। अभी यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है, अभी यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है जब बेंड किया है, ये सेक्शन मान लेते हैं XX। ठीक है, तो बेंड करने के बाद मेरा ये सेक्शन XX, यहाँ पे ये सेक्शन XX हो गया। तो ये कहता है कि जिस तरह से ये प्लेन है बिफोर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग के बाद ऐसा नहीं कि ये भी इस तरह से ऐसे तिरछा हो जाए, ऐसा नहीं कि ये भी आपका जो है, ये भी जो पोर्शन है, ये भी पोर्शन आपका इस तरह से ऐसे तिरछा हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बेंड कर रहा है तो ये ऐसे तिरछा हो जाए, नहीं, बोलता है कि बेंडिंग के बाद भी ये क्या है, इस तरह से प्लेन ही रहेगा। बेंडिंग के बाद भी ये क्या होगा, प्लेन ही रहेगा। ठीक है, बेंडिंग के बाद भी ये आपका क्या रहेगा, प्लेन रहेगा। ऐसा नहीं कि ये जब बीम बेंड कर रहा है तो ये सेक्शन भी आपका इस तरह से कुछ बेंड कर जाए, इस तरह से ऐसे कुछ हो जाए सेक्शंस में, वो नहीं। तो यही कहता है फर्स्ट एजम्पशंस कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग एट एनी क्रॉस सेक्शन। यानी किसी भी क्रॉस सेक्शंस पे लीजिएगा तो ये जो सेक्शन है ये प्लेन ही रहेगा। जैसे यहाँ पे YY क्रॉस सेक्शन है तो ये YY यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्लेन ही रहेगा, चाहे बिफोर बेंडिंग में जाइए या तो आफ्टर बेंडिंग में। बिफोर बेंडिंग तो प्लेन रहेगा ही, लेकिन आफ्टर बेंडिंग भी ये सेक्शंस क्या होगा, आपका प्लेन रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एजम्पशंस है। चलिए याद हो जाएगा, मेरे साथ बोलते जाइए। क्या बोल रहे हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का फर्स्ट एजम्पशन क्या कर रहा है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग एट एनी क्रॉस सेक्शंस। यानी किसी भी क्रॉस सेक्शंस पे
प्लेन सेक्शन आपका क्या होगा, बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन ही रहेगा। ठीक है, अब आइए दूसरा एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन आपका क्या कर रहा है, सेकेंड एजम्पशन कर रहा है ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय रीइंफोर्समेंट्स एंड नॉट बाय कंक्रीट। कह रहा है कि जो भी टेंसाइल स्ट्रेसेस से डेवलप करेगा वो सारे टेंसाइल स्ट्रेस कौन आपका बियर करेगा, तो कौन, रीइंफोर्समेंट करने मतलब उसमें जो स्टील डालेंगे वो स्टील लेगा, नॉट कंक्रीट। ये क्या कंसीडर लेके किया गया कि जैसे मान लीजिए ये बीम है आपका, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ये बीम है आपका, ये बीम है, देखते होंगे इस तरह से यहाँ पे लोहा दिया रहता है, यहाँ पे एक क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है। सारा एनालिसिस हम लोग तो करेंगे ही, बताएंगे आपको, ठीक है। ऊपर में क्या होता है, कंप्रेशन जोन, ये ठीक है। नीचे में क्या होता है, टेंशन जोन। तो यही टेंशन को रेसिस्ट करने के लिए नीचे क्या करते हैं हम लोग, रीइंफोर्समेंट को डालते हैं, स्टील को डालते हैं। तो ये एजम्पशंस आपका क्या कर रहा है कि ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय रीइंफोर्समेंट एंड नॉट बाय कंक्रीट। यानी जो भी इस बीम में, ये जो बीम है, ठीक है, इस बीम में जो भी टेंसाइल स्ट्रेस आपका डेवलप करेगा वो सारे टेंसाइल स्ट्रेस को कौन बियर करेगा, तो इसमें ये जो रीइंफोर्समेंट दिए हैं ये रीइंफोर्समेंट बियर करेगा, ना कि कंक्रीट बियर करेगा। दूसरा एजम्पशन क्या कर रहा है, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय रीइंफोर्समेंट एंड नॉट बाय कंक्रीट, दैट इज कंक्रीट एरिया ऑन टेंसाइल साइड इज टू बी निगलेक्टेड। यानी जो टेंसाइल साइड है, इस टेंसाइल साइड में ये जो देख रहे होंगे, ये जो आपका टेंसाइल साइड है, बीच में क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है, ऊपर कंप्रेसिव होता है, नीचे टेंसाइल होता है। तो ये कह रहा है कि आपका ये जो टेंसाइल साइड में है, ये टेंसाइल साइड में ये जो एरिया है कंक्रीट के एरिया को, इस कंक्रीट के एरिया को निगलेक्ट किया जाता है, सिर्फ किसको कंसीडर किया जाता है, तो इसमें सिर्फ ये जो रीइंफोर्समेंट रहता है इसके ये रीइंफोर्समेंट का ही कंसीडर किया जाता है। तो सेकेंड एजम्पशन आपका क्या कर रहा है, सेकेंड एजम्पशन कह रहा है कि जो ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय रीइंफोर्समेंट एंड नॉट बाय कंक्रीट। यानी जो भी टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो सिर्फ आपका कौन लेगा, रीइंफोर्समेंट लेगा, कंक्रीट नहीं लेगा, ठीक है। और टेंशन साइड में जो कंक्रीट है उसके कंक्रीट को क्या कर लेते हैं, निगलेक्ट करके चलते हैं, उसके वैल्यू को नहीं मान के चलते हैं, ठीक है। अब आइए थर्ड एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन क्या कर रहा है, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज लीनियर, ठीक है। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, आपका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है ना, सिग्मा हो गया स्ट्रेस और एप्सिलॉन हो गया स्ट्रेन, तो वही कह रहा है कि आपका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप है, क्या चीज़, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप आपका क्या होगा, लीनियर होता है। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर ए स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज लीनियर। यानी वर्किंग लोड तक आपका ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन का है, ये जो हम लोग कंसीडर किए हैं, ये कैसा, तो लीनियर। इसको कैसा कंसीडर किया गया है, तो लीनियर कंसीडर किया गया है। यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तक, यानी वहीं तक वैल्यू को कंसीडर किया है जहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही कह रहा है कि द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज लीनियर। यानी स्टील और कंक्रीट दोनों को जो वर्किंग लोड है वहाँ तक क्या कंसीडर किया गया है, तो लीनियर किया गया है। कैसा, तो लीनियर कहने मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तक। ये है आपका थर्ड एजम्पशन। फोर्थ एजम्पशन आपका क्या कह रहा है कि द मॉड्यूलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज गिवन बाय m इक्वल टू 280/3 सिग्मा c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। यहाँ से क्वेश्चन SSC जे में डायरेक्ट पूछता है कि जो मॉड्यूलर रेशियो है उसका वैल्यू कितना होता है, तो 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है। अब 280 और ये 3, ये तो आपको एक डेटा लिख रहा है। अब ये सिग्मा CBC क्या होता है और m क्या होता है, m आपका होता है मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो क्या है,
ये रेशियो है, मॉडुलर रेशियो को हम लोग m इक्वल टू क्या चीज, इट इज द रेशियो ऑफ ई एस है आप बटे ई सी भी बोल सकते हैं। ई एस बटे ई सी कहने का मतलब क्या चीज़ कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील आप बटे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अब बटे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये चीज़ अभी आपको और अच्छा से बताएंगे कि क्यों जो है सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसका जो डिज़ाइन किया जाता था ये मॉडुलर रेशियो के बेस्ट पे किया जाता था। तो ये भी एक ड्रॉबैक था आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड से निकलने का। ठीक है, तो देखिए कह रहा है चौथा में कि द मॉडुलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज गिवन बाय m इक्वल टू 280 बाई 3 सिग्मा CBC। ठीक है, यानी मॉडुलर रेशियो आपका m क्या होगा तो 280 बटे 3 सिग्मा CBC के बराबर, जहाँ पे m क्या है आपका, m आपका मॉडुलर रेशियो है, जहाँ पे m क्या है मॉडुलर रेशियो है और सिग्मा CBC क्या है तो ये परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग, यानी कि बेंडिंग में आपका कितना कंप्रेसिबल स्ट्रेस है उसका जो वैल्यू है उसी को हम लोग डिनोट करना है किससे, सिग्मा CB से। तो सिग्मा CBC क्या हो गया, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग। ठीक है, तो आपका ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ये 4 एजम्पशंस हम लोग अभी देखें। तो चौथा एजम्पशंस क्या कर रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉडुलर रेशियो। ठीक है, मॉडुलर रेशियो क्या है 280 बटे 3 सिग्मा CBC के बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो आपका m का वैल्यू होता है, अब इसको समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो आपका m का वैल्यू होता है, यहाँ पे जो आपका m का वैल्यू होता है, अब आइए हम आपको यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बताया कि आपका ये जो मॉडुलर रेशियो होता है, मॉडुलर रेशियो जिसको m बोल रहे हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ ES बटे EC, ES बटे EC। ES क्या है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बटे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इसका तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ये क्या करता है, वेरी करते रहता है हमेशा। ये क्या करता है, वेरीज करते रहता है। क्यों वेरीज करता है, क्योंकि ये जो कंक्रीट है आपका, ये जो कंक्रीट है आपका, ये कंक्रीट आपका एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है। इसमें कंक्रीट में क्या क्या मिला के बनाया गया बाबू, तो सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, वाटर है, सब चीज़ को मिला करके बनाया गया। अगर थोड़ा सा भी रेशियो में इधर उधर चेंज होगा, मटेरियल के क्वालिटी में चेंज होगा, तो आपका ये जो EC है, ये EC के वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। EC का वैल्यू क्या होगा, चेंज कर जाएगा। इसीलिए ये एक ड्रॉबैक भी निकला था कि आपका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था वो बेस्ड था मॉडुलर रेशियो पे, जिस मॉडुलर रेशियो में ES तो ठीक है, लेकिन EC का वैल्यू हमेशा क्या होता है, फ्लक्चुएट करते रहता है। ठीक है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, इसलिए आपका ये भी यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हुआ। ठीक है, दूसरा IS कोड क्या बोलता है कि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलर रेशियो ये जो होता है, ये मॉडुलर रेशियो किसके बराबर, 280 बटे 3 सिग्मा CBC के बराबर। ठीक है, ये सब डिजाइन एनालिसिस करेंगे तब वहाँ पे और आपको अच्छा से रिलेट करके समझाएंगे कि कैसे कैसे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मॉडुलर रेशियो क्या होता है, ES बटे EC। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछता है SSC JEE वगैरह के एग्जाम में कि मॉडुलर रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² है ना। तो ये सारा चीज़ आपका क्या हो गया, एजम्पशंस हो गया। ये सारा क्या हो गया, एजम्पशंस हो गया। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, एजम्पशंस हो गया। यानी ये जो 4 एजम्पशंस है, ये चारों एजम्पशंस को आप क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग एट एनी क्रॉस सेक्शन। दूसरा क्या बोले कि आपका जो क्या है,
टेंसाइल कंक्रीट जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस को नहीं लेता है, उसको जीरो के मान के चला जाता है, और टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेसिस्ट करने के लिए सिर्फ किसको लिया जाता है, तो रिइंफोर्समेंट को लिया जाता है। तीसरा हमने क्या बताया कि आपका जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इसमें क्या होता है, लीनियर होता है। फिर आपका चौथा हमने बताया कि जो आपका मॉडुलर रेशियो होता है ये m = 280/3 सिग्मा CBC, जहाँ पे m का वैल्यू क्या है, मॉडुलर रेशियो, सिग्मा CB क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। अब देखिए यहाँ पे ये जो है मॉडुलर रेशियो m = ES/EC भी होता है। दूसरा जो फॉर्मूला है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, एक ही ये भी होता है। तो ये सारा क्या हो गया, एजम्पशंस। अब हम लोग बात करेंगे इसका पिक्चर देखिए थोड़ा सा कि किस तरह से ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ये बनता है रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये देखिए ये अभी इसको पिक्चर को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि पूरा हम लोग एक एक चीज़ का एनालिसिस करने ही वाले हैं, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो अब ख़त्म हो गया है लगभग, अब जो भी आएगा आपका लिमिट स्टेट मेथड पे आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिए कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्या ड्रॉबैक था, उसका क्या डिसएडवांटेज था कि हम लोग आ गए लिमिट स्टेट, यानी वर्किंग के बाद जस्ट आया अल्टीमेट भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, अब आपका लिमिट स्टेट मेथड। तो अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो जितना भी काम होता है वो सारे RCC का डिजाइन आपका लगभग क्या होता है, तो लिमिट स्टेट मेथड से भी होता है, ठीक है। खाली वाटर टैंक वगैरह अभी भी चलता है तो वहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड को लेकर के चलता है, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या है, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ लिया गया था किसके लिए, मटेरियल्स के लिए लिया गया था, लोड के लिए नहीं लिया गया था। तो ये सब चीज़ भी बताए थे, कितना लिए थे, 3 लिए थे कंक्रीट के केस में, स्टील के केस में 1.78 लिए थे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका बनेगा, ठीक है। यानी जो भी पिछले क्लास तक अभी पढ़े वो सब वहाँ से जितना भी हमने आपको बताया वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चंस आपका बन सकता है कि एजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्या एजम्पशंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये देखिए ये जो जोन है ये क्या होता है, कंप्रेशन जोन, ये क्या होता है, टेंशन जोन, और बीच में ये जो दिख रहा है लाइन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। आपको हम पढ़ाए होंगे टॉस और मॉस में, तो वहाँ पे बताए होंगे कि ये जो बीम का सेक्शन है, बीम को लेके एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बीच का जो सेक्शन है न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस में ना तो टेंशन होता है ना तो कंप्रेशन होता है, ठीक है। ऊपर में कंप्रेशन और नीचे में क्या होता है, टेंशन। कैसे सर, तो देखिए ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, बीम को एक फ्लेक्सुरल मेंबर भी बोला जाता है। फ्लेक्सुरल मतलब क्या होता है, बेंडिंग। और इस बीम पे जैसे ही लोड डालिएगा तो ये बीम देखिए आपका कुछ इस तरह से बेंट होगा, ये बीम आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से बेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का ये जो लेंथ है, ये लेंथ ऊपर वाला लेंथ क्या हो रहा है, L' ये घटना चाह रहा है, और नीचे वाला ये जो लेंथ है ये स्ट्रेच हो रहा है, यानी फैल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाला ये जोन है इसमें कंप्रेशन हो रहा है, और नीचे वाला ये जोन जो है इसमें क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। और आपको पता है कि कंक्रीट में हम लोग स्टील डालते हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेसिस्ट करने के लिए। तो जो बीम होता है, बीम में मेन जो लोहा डाला जाता है, ये जो स्टील है, ये जो दिख रहा है ना गोल गोल, ये सब क्या है, स्टील है, रिइंफोर्समेंट है। ये आपका किस साइड में डाला जाता है, तो टेंशन साइड में। क्यों टेंशन साइड में, क्योंकि नीचे टेंशन हो रहा है, और इस टेंशन को रेसिस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट डालना पड़ता है। तो ये टॉप में हो गया क्या चीज़ बताइए, टॉप में कंक्रीट है और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, यानी कंक्रीट तो सब जगह रहेगा, कंक्रीट तो यहाँ पूरा है स्ट्रक्चर में है, लेकिन नीचे पोर्शन में जो कंक्रीट है इसके कंक्रीट के स्ट्रेस को क्या, स्ट्रेंथ को निगलेक्ट करके चला जाता है, नहीं लेकर के चला जाता है। सिर्फ ऊपर वाले ये जोन में जो कंक्रीट है इसके वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये बीम का विड्थ हो गया, और ये बीम का डी हो गया कैपिटल डी, और ये जो बीम है इस बीम का ये टोटल जो डेप्थ है इसको कैपिटल डेप्थ बोलते हैं। और ये जो बीम है ना बाबू, ये जो बीम है इस बीम के यहाँ से देखिए, ये जो बीम है ना, तो इस बीम में जहाँ पे लोहा डालते हैं, क्या, जहाँ पे स्टील डालते हैं, इसको ऐसे समझिए, जैसे ये बीम है, ये बीम है, ठीक है। तो बीम में जो लोहा डालते हैं, जो स्टील डालते हैं, तो इस तरह से इसे सटा करके नीचे नहीं डालते हैं बॉटम फाइबर, थोड़ा सा क्लियर कवर लेके डालते हैं, इसलिए कि इन्वायरमेंट वगैरह का इफेक्ट नहीं आ जाए, यानी कोरोजन वगैरह नहीं लग जाए,
इसीलिए थोड़ा सा इसको ऊपर डालते हैं। और ये जो पोर्शंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिव कवर। ये सब हम लोग यूनिट 2 में बताएंगे आपको कि किसके लिए कितना कितना लिया जाता है और क्यों देना चाहिए। इफेक्टिव कवर इसलिए ऊपर दिया जाता है कि अगर नीचे यहाँ पे सट के रहेगा तो बारिश वगैरह होगा तो बीम देखिएगा थोड़ा सा भी भीगेगा तो ये लोहा क्या होगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा। और लोहा जानते हैं जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें क्या होगा, जंग लगना आपका शुरू हो जाएगा। लोहा में जैसे ही कोरोजन लगेगा लोहा अपना स्ट्रेंथ को क्या करेगा, ख़त्म कर लेगा और ये आपका स्टील क्या होगा, फेल कर जाएगा और ये स्ट्रक्चर ही पूरा आपका फेल कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, बीच में गैप दे करके उसके बाद कुछ दूर पे स्टील को दिया जाता है ताकि आपको आराम से यहाँ पे क्लियरेंस मिले। तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कवर। और यहाँ से यहाँ ये जो टोटल डेप्थ है इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। और यहाँ से यहाँ ये जो बीच वाला पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। ऊपर जो जोन है इसको हम लोग कंप्रेशन जोन बोलते हैं, नीचे वाला ये जो जोन है इसको हम लोग टेंशन जोन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें जो है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरह से कुछ बनता है। स्ट्रेन का डायग्राम, ऊपर टेंसाइल होगा तो नीचे कंप्रेसिव। ऊपर क्या कंप्रेशन हो रहा है, नीचे टेंशन हो रहा है। यानी एक एक्सिस के इस साइड है तो क्या होगा, ये अगर कंप्रेशन उस साइड है तो टेंशन इसके क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेसेस किसका कंसीडर किया जाता है, मैक्सिमम स्ट्रेसेस सिग्मा सी का। यहाँ पे जो स्ट्रेसेस होगा ये इसको क्या माना जाता है, सिग्मा एस का। यानी स्टील के थ्रू जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है सिग्मा एस। ठीक है, और ये जो टोटल डी है यहाँ तक देखिए इसी के बराबर में लिया जाता है। इसी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये जो है देखिए ये जो वैल्यू है ना, इसी को देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या लिखा जाता है, यहाँ से यहाँ तक देखिए न्यूट्रल डेप्थ। यानी n मतलब क्या हो गया, तो न्यूट्रल डेप्थ के बीच का डिस्टेंस। ये देखिए इसी को क्या लिखा जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक n लिखा जाता है। और टोटल आपको पता है यहाँ से यहाँ तक d है तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू यहाँ तक, यहाँ जहाँ तक स्टील दे रहे हैं ना इसके सेंटर तक ये जो डेप्थ होता है इसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और यहाँ से ये जो डेप्थ होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लोग क्लियर बोलते हैं। और इसका जो डाया का सेंटर से लेंगे यहाँ से यहाँ तक इसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और सिर्फ डाया के बाहर का लेंगे तो इसको हम लोग क्लियर कवर बोलते हैं। तो एक इफेक्टिव कवर और दूसरा क्लियर कवर होता है। ठीक है, ये सब आगे पढ़ाएंगे। तो ये वैल्यू हो गया, टोटल डी होता है तो यहाँ से यहाँ एन लिए हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो डी माइनस एन। अब देखिए इसी को यहाँ पे के और डी के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस के इंटू डी, सिग्मा सी और सिग्मा एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये तो हो गया एक छोटा सा डायग्राम है कि इस तरह से बनता है। अब ये सब पूरा डायग्राम का ही हम लोग को क्या करना है, एनालिसिस करना है और एक एक करके सबको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी जो हम बेसिक चीज़ आपको बताया है सिर्फ क्या बताया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एडवांटेज क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिसएडवांटेज क्या है और वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एजम्पशंस क्या है। ये छोटा सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना था यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में एक और टॉपिक है आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि अभी उसको अगर पढ़ा देंगे तो समझ में चीज़ें नहीं आएगी। पहले आरसीसी समझ लीजिए तब प्री स्ट्रेस कंक्रीट सीख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एकदम सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं क्योंकि जो टॉपिक जिस तरह से है आपका सिलेबस में उसी टॉपिक्स को कवर करके भी चल रहे हैं ताकि आपका एग्जाम का एक एक भी क्वेश्चंस कोई भी नहीं छूटे। ठीक है, तो अभी तक जो भी हम लोग यूनिट 1 में देखे हैं सिर्फ क्या देखे हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में देखे हैं कि वर्किंग स्ट्रेस होता क्या है। पहले तो कंक्रीट होता क्या है ये समझे 2-3 लेक्चर, उसके डिज़ाइन फिलॉसफी को समझे कि डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। फिर डिज़ाइन करने के समय फिलॉसफी के समय 3 मेथड आपका आया, एक लिमिट स्टेट मेथड, दूसरा अल्टीमेट लोड मेथड और पहला क्या हो गया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला जो शुरू में आया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड था। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हम लोग को हिस्ट्री के बारे में जानना है कि आपका ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या ड्रॉबैक था कि हम लोग उसको छोड़ करके अल्टीमेट पे आए। ठीक है, फिर अल्टीमेट के बारे में
अल्टीमेट नहीं पूरा है, यानी वर्किंग के बाद अल्टीमेट आया लेकिन अल्टीमेट ज़्यादा दिन तक नहीं चला है। ठीक है, उसके बाद सीधे आ गए हम लोग कहाँ पे, लिमिट स्टेट मेथड पे। ठीक है, तो अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं लिमिट स्टेट मेथड, यहाँ से मेन बैकबोन आपका शुरू होगा डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो शुरू करेंगे लिमिट स्टेट मेथड से करेंगे। ठीक है, कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, कितने तरीके से किया जाता है, कैसे बीम का एनालिसिस करते हैं, किस तरह से स्ट्रेसेस, क्या स्ट्रेसन स्ट्रेन आता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्किंग स्ट्रेस का थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आया होगा। वर्किंग स्ट्रेस पे भी डिजाइन होता है, बट वो सब डिजाइन अब खत्म हो गया, नहीं चलता है। ठीक है, नहीं चलता है, नहीं के बराबर। एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन वर्किंग स्ट्रेस मेथड के डिजाइन से नहीं आता है, एजम्पशंस तक पूछ देता है कि क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस का, और आपको ड्रॉबैक पूछ देगा कि क्या डिसएडवांटेज था कि हम लोग लिमिट की तरफ आ गए। ठीक है, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं मेन जो जहाँ से शुरू होगा आरसीसी का डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर का मेन जो है लिमिट स्टेट मेथड। तो पहले लिमिट स्टेट मेथड सीख लेंगे क्या होता है, थोड़ा सा 1-2 थ्योरी क्लासेस चलेगा, उसके बाद सीधे हम लोग एजम्पशंस ले करके उसका और डिजाइन एनालिसिस पे चले जाएंगे। ठीक है, अब मज़ा आएगा, पूरा बीम और कॉलम ये सब का डिजाइन करेंगे एक एक चीज़। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिमिट स्टेट मेथड के साथ। थैंक यू, बाय बाय।